सभी को नमस्कार। मेरा मेरा नाम राकेश कुमार त्यागी है। मैं यहाँ नगर निगम मथुरा वृंदावन में सहायक नगर आयुक्त के पद पे हूँ, जो असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर बोलते हैं। ये पद पीसीएस का एक पद होता है। ये एसडीएम के इक्विवेलेंट पद है। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट हापुड़ पड़ता है, गाजियाबाद। यहाँ कुछ आपसे अपने अनुभव शेयर करने के लिए, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो हम अपने अनुभव आपसे शेयर कर सकते हैं कि हमारे तैयारी जो हमने की सिविल सर्विस की या पीसीएस की, उसमें क्या पॉजिटिव चीज़ हो सकती थी जो हमें लगता है, और क्या नेगेटिव चीज़ हो सकती थी जो आपको उससे सीखने का मौका मिलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी चीज़ है कि क्या चीज़ें आवश्यक हैं, कंपटीशन में सफल होने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं। तो मैं सबसे पहले अपने अनुभव से शुरुआत करूंगा। मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि किस तरह से मेरी शिक्षा हुई और मैंने किस किस तरह से तैयारी की, और जो मुझे लगता है कि मेरे क्या पॉजिटिव पॉइंट थे जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ एट लास्ट, और किस वजह से कुछ कमियां रह गई, उनको भी आपसे शायद शेयर करना अच्छा है। जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर मेरी वो कमियां उस वक्त मुझे ध्यान में आ जाती तो शायद बेहतर होता, मेरी और अच्छी रैंक आ सकती थी। तो मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, गांव से ही हूँ। मेरा गांव एक कस्बे से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो गांव में ही रह के मैंने अपनी तैयारी की, और कुछ परिवार का दबाव ऐसा था कि मुझे जल्दी ही नौकरी करनी पड़ी। कंप्यूटर कोर्स मैंने किया, उसके कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ जॉब शुरू कर दी थी, और ग्रेजुएशन किया मैंने प्राइवेट उसके साथ साथ ही। तो मैं कंप्यूटर कोर्स भी करता था, एक कंपनी में जॉब करता था, और बीए में वो करता था प्राइवेट। फिर बीए किया, एमए किया, और बीए के सब्जेक्ट मैंने सिविल सर्विस की तैयारी को देख कर रखे लिए थे। मैंने सिविल सर्विस में मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर। तो मेरे सब्जेक्ट बीए में थे हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री और फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। तो मेरा ये था कि 3 सब्जेक्ट हैं, 3 में से जो मेरे अच्छे होंगे 2 सब्जेक्ट, उनको मैं सिविल सर्विस में लूँगा। तो 3 चीज़ें होती हैं, 2 ऑप्शन होते हैं, एक जीएस होता है। जीएस में मेरी जो है बचपन से रुचि थी कि मुझे कहीं भी अगर न्यूज़पेपर मिल जाता था तो मुझे याद है एक शॉप पे, एक दुकान पे न्यूज़पेपर आता था, और मैं शॉप पे से जाकर के कक्षा 7 से पढ़ता था। मुझे कक्षा 7 से न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक था। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जीएस में इंटरेस्ट पैदा हो गया, पढ़ने की रुचि पैदा हो गई। और उस वक्त कोई अगर पत्रिका कहीं से मिल जाती थी, क्योंकि गांव में वैसी चीज़ें कम मिल पाती थी, पर कहीं किसी रिश्तेदारी में हम जाते थे किसी शहर में, तो कई बार उनके यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाती थी, पत्रिका या अखबार, तो वो पढ़ने का शौक हो जाता था। और खासकर जो अखबारों में 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो आर्टिकल मिलते हैं, लेख विभिन्न विषयों पे, समस्याओं पे, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे, और एक न्यूज़ होते हैं, खबरें होती हैं। तो खबरों में इंटरेस्ट इतना नहीं था, आर्टिकल पढ़ने का शौक था। तो मैं समझता हूँ कि अखबार पढ़ने का जो मुझे इंटरेस्ट रहा, मैं उसमें अच्छा लगता था मुझे पढ़ना, आर्टिकल खासकर, तो वो एक बेस रहा मेरी तैयारी का, आगे सिविल सर्विस की तैयारी का। तो जो जैसे मैंने बताया कि जीएस में मुख्य चीज़ क्या है, जो सिलेबस में भी लिखा रहता है कि जो एक सुशिक्षित व्यक्ति को
जानना चाहिए, ऐसा सिलेबस में कहीं लिखा है शायद। जो हमारे पास आता था मेंस परीक्षा का सिलेबस का फॉर्म यूपीएससी से आता था, उसमें एक लाइन लिखी रहती थी, अब पता नहीं लिखी रहती है नहीं, लेकिन उसका मतलब यही है कि एक जागरूक व्यक्ति को जो चीज़ें जाननी चाहिए वो चीज़ें जीएस के अंतर्गत होती हैं। तो जीएस में मुझे स्वयं में रुचि थी, मैंने स्वयं में भी तैयारी की, और बीए में सब्जेक्ट जो लिए वो इस हिसाब से लिए कि उनकी मुझको तैयारी करनी है सिविल सर्विस के हिसाब से। तो गांव में रह के ही तैयारी की, बीए साथ साथ किया, और संघर्ष तो होता ही है थोड़ा सा, नौकरी का भी संघर्ष होता है, परिवार का दबाव होता है, समय निकालना बहुत मुश्किल होता है कि आपको एक इंस्टीट्यूट में जाके कंप्यूटर कोर्स भी करना है, एक कंपनी में जाके जॉब भी करनी है, अपनी तैयारी करनी है, और ये सब जो है लक्ष्य नहीं थे, इन तीनों में से कोई लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य था सिविल सर्विस में जाना है। तो सिविल सर्विस में के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से अपनी जो है पढ़ाई करनी थी, सब्जेक्ट भी उसी हिसाब से लिए थे। तो बीच बीच में मैं एक दो अपने लाइफ के संघर्ष के अनुभव आपसे शेयर करता जाऊंगा। यहाँ से गांव से कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? 2-3 बच्चे हैं, हाँ काफ़ी बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं। तो मेरा गांव शहर से 5 किलोमीटर दूर था, तो मैं साइकिल से आता था और शहर में आकर के फिर रेलवे ट्रेन पकड़ के और मैं गाज़ियाबाद जाता था। गाज़ियाबाद में एक कंपनी में मेरी जॉब थी, वहाँ पे जॉब करता था, और जो शाम के समय मेरा कोर्स था कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा कर के, 2 घंटे मेरा वहाँ पे डेली वो होता था, क्लास होती थी। तो समय निकालना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो मैं ट्रेन के अंदर जब मैं बैठता था, ट्रेन लेता था अपने शहर से पिलखवा से गाज़ियाबाद के लिए, तो मैं कोई बुक्स निकाल लेता था अपने बैग में से, और कहीं भी खड़ा होके मुझे कोई मतलब नहीं कि मुझे कोई सीट मिल रही है नहीं मिल रही है, कोई मेरे पास खड़ा है, भीड़ है, कोई कुछ कह रहा है, किताब निकाली और किताब में से पढ़ना शुरू कर दिया। तो लगभग 40-45 मिनट का सफ़र होता था, 45 मिनट का, कभी 50 मिनट का। तो 45 मिनट जाना और 45 मिनट आना, 1.5 घंटा मुझे पढ़ने के लिए मिल जाता था। तो इस तरह से मैं डेली में पढ़ता था। इस तरह से मैंने कई अपनी किताबें ख़त्म की। तो इसमें एक माइंडसेट की बात है कि आप ट्रेन में इतनी भीड़ में खड़े होकर पढ़ रहे हैं, आपको ये भी मतलब नहीं है कि आपको सीट मिले ना मिले। तो मेरा माइंडसेट ऐसा था। तो इसकी एक तो वजह ये थी कि हिंदी लिटरेचर की बुक्स मैंने पढ़ी, मैंने डिसाइड कर लिया कि हिंदी लिटरेचर में मेरा इंटरेस्ट बहुत है। तो अगर मैं थका हुआ भी हूँ, मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, तब भी अगर हिंदी लिटरेचर की मैं किताब निकाल के पढ़ता था तो मुझे बहुत आनंद आता था, मज़ा आता था। तो वो मुझे ट्रेन में उसका वो मिलता था बेनिफिट। मुझे कंसंट्रेशन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, चाहे कोई वहाँ रो रहा है ट्रेन में, कुछ लड़ रहा है, सीट मिली नहीं मिली, मैं उसमें आराम से उसमें कंसंट्रेट मेरा हो जाता था। ये जस्ट मैंने आपसे शेयर किया ऐसे बताने के लिए। इसी तरह से मैंने तैयारी की, और ये सब 21 साल का होने से पहले की बात बता रहा हूँ। मैं 21 साल का हुआ 94 में, और तभी मैंने फॉर्म भरा। उस वक्त यूपी पीसीएस के फॉर्म थोड़े से नियमित रूप से नहीं निकलते थे, 2 साल में 3 साल में फॉर्म निकलता था। कुछ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। तो मैंने मध्य प्रदेश का दिया सबसे प्रथम, और उसी साल मेरी ग्रेजुएशन बीए प्राइवेट कंप्लीट हुआ था, और जाकर के उज्जैन में मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर उसकी मुख्य परीक्षा 95 में दी, और सिविल सर्विस का भी 95 में दिया, और 95 में इसका सिविल सर्विस का मेंस दिया। फिर मैंने एमपी के दिए, 2-3 बार मेंस दिए। राजस्थान का मैंने इंटरव्यू भी दिया, 2-3 बार मेंस दिया। यूपी का भी जब जब निकला 2-3 बार उसका मेंस दिया, और 2 बार इंटरव्यू दिया। और सिविल सर्विस का आईएएस का मैंने 3 बार मेंस दिया।
मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा। मैंने 95, 97 और 98 3 बार मैंने दिया। तो एक तो ये मैंने आपसे शेयर किया माइंडसेट की बात, और इसी तरह से एक एग्जाम्पल और मैं थोड़ा सा शेयर कर सकता हूँ आपसे कि मैं गांव में ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। खेती का काम भी था, खेती का काम भी करना होता था, और साथ साथ ये सिविल सर्विस की तैयारी थी, नौकरी वगैरह थी, ये सब चीज़ें थी। तो आप समझ सकते हैं कितना व्यस्त रहता हूँ मैं। लेकिन ये आपके माइंडसेट की बात है, आपका लक्ष्य जो है वो है, बाकी सब चीज़ें आप जो कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आप अपने व्यवसाय के लिए कर रहे हो, अपने घर के लिए कर रहे हो, कुछ आपके पास जेब में पैसा आ जाए जिससे आप अपने बुक्स ले सको, वो उसके लिए था। तो ये मेरा माइंडसेट था। ऐसी एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँ। मेरा एमपी पीसीएस का, मध्य प्रदेश पीसीएस का मुख्य परीक्षा थी, और मेरे पास लेटर आ गया था, मुझे जाना था, और मैं गांव में ही रह के तैयारी कर रहा था। तो खेती का काम भी मुझे करना होता था। तो गेहूं की खेती होती थी हमारे यहाँ, तो उसमें ट्वेल होती थी। तो मैं अक्सर अपनी बुक्स अपने ट्वेल पे या खेतों पे ले जाकर भी पढ़ता रहता था, क्योंकि मुझे आधे घंटे का समय मिल जाए तो उसका भी मैं यूज़ कर लूँ। तो एक घटना आपको बताता हूँ कि मुझे मुख्य परीक्षा की चिंता थी कि मुख्य परीक्षा है, 15-20 दिन बाद ही परीक्षा है, और मुझे समय उसके लिए और ज़्यादा निकालने की आवश्यकता थी। तो मैं गया 12 पर। रात में लाइट आती थी, लाइट की उस वक्त बहुत समस्या होती थी। तो 12 से जो गेहूं के खेतों पे पानी की सिंचाई करनी थी वो शुरू हो गई थी, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो 12 जो है चल नहीं पा रही थी। वो चलती थी, 1 मिनट के बाद में फिर बंद हो जाती थी। तो जब देखा गया तो उसका एक पट्टा होता है, पंखे पे, मोटर पे चलता है, तो उस पर पानी गिर रहा था कहीं से, और पानी गिरने की वजह से वो जो है पट्टा 1 मिनट बाद ही उतर जाता था। तो बड़ी समस्या होगी। 12 चलती थी, 1 मिनट बाद फिर बंद हो जाती थी। तो मैं वापस गांव गया, किसी मिस्त्री को देखा, रात में कोई मिस्त्री मिल नहीं पाया। तो लगभग 1 किलोमीटर दूर गांव था खेतों से। वापस आया, फिर मैंने कि या तो आज का रात का मैं ये चाह रहा हूँ कि ये काम पूरा हो जाए, उसके बाद और ज़्यादा एकाग्रता से मैं अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लूँ। तो मैंने खुद ही अपना दिमाग लगाना शुरू किया। तो मैंने देखा कि उसमें पानी गिर रहा है, पानी कुएं के अंदर जब आता है, पानी का लेवल थोड़ा बढ़ता है, तो फिर वो पट्टे के ऊपर आकर के पट्टा उसका उतर जाता है, फिर 12 उससे बंद हो जाती है। तो मैंने एक बाल्टी ली, एक रस्सी ली, तो उससे कुएं से मैं जो है पानी खींचता रहा। तो ये समझिए मैं पूरी रात बाल्टी से जो है पानी खींचता रहा, और 12 चलती रही पूरी रात। सुबह हो गई, तो मतलब एक इंसिडेंट है जो मैंने आपसे शेयर किया। उसके पश्चात फिर मैंने कंसंट्रेशन होके मुख्य परीक्षा की तैयारी की आगे। इस तरह के और भी एग्जाम्पल हैं। तो जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, ये माइंडसेट की बात है। क्योंकि देखिए, जितने सारे लोग हैं जो तैयारी करते हैं, कुछ लोग अच्छे आगे निकलते हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो पाते हैं। सफलता और असफलता हमारे मस्तिष्क पर ही डिपेंड है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका दिमाग जिस चीज़ के प्रति ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, आप जैसे इसकी तुलना हम ध्यान से भी कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं। कि अगर आपका ध्यान लगा हुआ है तो अन्य चीज़ें आपको डिस्टर्ब नहीं करती, और ध्यान की वैल्यू आपके जीवन में हर जगह है, हर स्तर पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ध्यान बनाना सीख लें, अपने माइंड को माइंड सेट करना सीख लें, फिर वो आपके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। अन्य चीज़ें सहायक हो सकती हैं, बाधक हो सकती हैं,
आपको सपोर्ट करने वाली हो सकती हैं, आपको अपने लक्ष्य से हटाने वाली हो सकती है, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। अब ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि वो चीज़ें हटाने वाली होती हैं। आपकी आर्थिक परेशानी है, आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है, ज़्यादा देर आप बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं, और दुनिया की बातें, ये फिर से मैं रिपीट करूँगा कि दुनिया की बातें आपको डिस्टर्ब करती हैं। दुनिया की बातें क्या हैं? आपके घर की बातें हैं, मोहल्ले की बातें हैं, और अब तो क्योंकि मोबाइल आ गया है, हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, ये अच्छी बात है। अभी मोबाइल से भी बहुत चीज़ें आपको डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं। तो कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए मैं समझता हूँ सबसे पहले तैयारी यही इसी बात की करनी चाहिए। आपको इस तैयारी में या इस रण क्षेत्र में उतरने से पहले अपने माइंड को सेट करना है कि फिर कोई भी चीज़ आ जाए, मेरे माइंड को, मेरे लक्ष्य को जो है विचलित नहीं करेगी। तो इसके लिए फिर आपके जो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो मानसिकता है, आपके विचार किस स्तर के हैं, और एक आपका किस तरह की आपकी दिनचर्या है, कैसे आप सोचते हैं, कैसे दिनचर्या बिताते हैं। तो इसी टॉपिक पे बहुत कुछ बोल सकते हैं कि कैसे आपको अपना ध्यान भंग नहीं होना है। मेरा ये है कि इस पे आप अपने अपने तरीके से सोचें। मैंने अपने तरीके से इसको मैनेज किया, या जैसा मैं सोचता गया तो मेरा दिमाग वैसा बनता चला गया। आपको हो सकता है कि अन्य तरीका अपनाना पड़े। जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे डर है या मजबूरी है, ये भी कई बार ऐसी चीज़ें आपसे करवा सकती हैं कि जो आपने सोचा भी ना हो। किसी भी चीज़ का भय है, डर है, आपको लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तो फिर आप लगातार उस तरफ लगते हैं, दौड़ते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि आपने, अगर वो डर ना होता तो इतनी मेहनत शायद आपसे ना हो पाती। इसी तरह से जैसे मजबूरी होती है, आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पैसा नहीं है जेब में, आपको भोजन चाहिए, पेट में इतनी दिक्कत हो रही है, तब उस मजबूरी में आप खूब मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और उसको आप याद रखेंगे। फिर जब आप कमा के कुछ अपने पास रख लेंगे, रोटी आपको मिल जाएगी, फिर भी आप उस चीज़ को नहीं भूलेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे कुछ भाव या ऐसे विचार प्रेरणादायक हो सकते हैं आपके जीवन में। तो किसी की मजबूरी, किसी की भय, हो सकता है उसी वजह से वो आगे बढ़ा हो। या जैसे काफ़ी विद्वानों ने कहा है कि जो गरीबी है, गरीबी बहुत लोगों के लिए वरदान की तरह से आई है। बहुत सारे सफल लोगों ने कहा हुआ है, और बहुत सारे विचारकों ने कहा है कि गरीबी वरदान है। अब इसको समझने वाले वही समझ पाते हैं कि जो उससे निकल करके सफल हुए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि गरीबी अभिशाप भी होती है। अगर आप बढ़ना चाह रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो कैसे आप सफल होंगे। लेकिन वास्तव में ये बात सही है कि गरीबी भी वरदान है, क्योंकि उससे आपके पास आगे बढ़ने के रास्ते हो सकते हैं। आपके पास अपनी समय, ऊर्जा, पैसा को वेस्ट करने का आपके पास समय नहीं होता, या इतना होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता आपके पास कि आप कहीं पे अपने गलत चीज़ों में जाएं, माइंड को डिस्टर्ब करें। जैसे आप अपने लक्ष्य से थोड़ा भटकते हैं, तुरंत आपको अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी याद आती है। तो कई बार गरीबी एक तरह से वरदान होता है। मुझे खुद लगता है कि अगर मैं बहुत पैसे वाले परिवार से होता तो मैं तो बिगड़ जाता बिल्कुल। मैं जो है पढ़ नहीं पाता, या जो मेरे साथ के लोग थे, मेरे गांव के लोग थे, उनको मैं देखता था वो पढ़ ही नहीं पाए हो। उनके पास अच्छी चीज़ें थी, मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैं सोचता हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि गरीबी भी वरदान की तरह से हो सकती है, अगर आप उसे उस रूप में लें कि भय है, मजबूरी है, आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है। तो मैं सबसे पहले इसी चीज़ पे आपसे बात करना चाहूँगा कि आप माइंड सेट करना सीखें, अपने लक्ष्य पे केंद्रित होना। बाकी सब चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी। मेरे ख्याल से पहला कदम यही है
कि जो आपने लक्ष्य बनाया है उस पर वास्तव में आप कितने समर्पित हैं। अच्छा, मुझे कुछ और नहीं दिखाई देता था सिविल सर्विस के अलावा। मैंने जीवन में इसके अलावा कोई फार्म नहीं भरा, आईएएस का और पीसीएस का। पीसीएस के मैंने यूपी का, एमपी का और राजस्थान का, तीनों के भरे, और आईएएस का भरा। इसके अलावा मैंने जीवन में कोई फार्म नहीं भरा। बल्कि मैं औरों को बताता था, अपने रिश्तेदारों को या अपने घर में, कि पुलिस का फॉर्म भर लो, सब इंस्पेक्टर का भर लो, टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, नेट, ये सब है। पर मेरा मन ही नहीं किया। मैंने सोचा मुझे सिर्फ इसी में जाना है। तो मैं सोचता था कि मैंने औरों को सलाह दी जेआरएफ वगैरह की, मैं जेआरएफ नेट तो निकाल ही सकता था, तो मैंने फार्म ही नहीं भरा। तो इस तरह का मेरा माइंड सेट था। तो ये माइंड सेट करना अच्छा रहता है, उससे आपको 24 घंटे वही चीज दिखाई देती है। मुझे तो 24 घंटे वही दिखाई देता था। तो मैं अपने टेबल पे क्वेश्चन, पिछले सालों की जो क्वेश्चन थे वो रखता था, और सिलेबस रखता था। तो क्योंकि मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था, ना परिवार में ना मिलने वालों में, तो कभी मुझे पत्रिका मिल जाती थी, कंपनी सक्सेस रिव्यू या प्रतियोगिता दर्पण, उनसे पढ़ के कुछ सीखने को मिलता था। तो उसमें जो पिछले सालों के टॉपर्स ने कहा था कि क्वेश्चन पेपर और सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने अपनी मेज पे ही रख लिया, क्योंकि यही मेरे गुरु हैं, इन्हीं से मैं बोलूंगा गाइड। तो मैं उनको पढ़ता था, बार बार पढ़ता था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि मैं क्वेश्चन पेपर सिलेबस ना पढ़ता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल में बताऊं, मुझे हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था बचपन से। मैं सोचता था कि मुझे बहुत आता है हिस्ट्री में। मुझे किसी की बुक्स मिल जाए, 6ठी क्लास की मिल जाए, ग्रेजुएशन की मिल जाए, तो मैं उसको उठा के जो है पढ़ने लगता था। और किसी भी उसकी मिल जाए, गवर्नमेंट की मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए। तो सिविल सर्विस के जीएस में एक क्वेश्चन आया था, जो पत्रिका में छपा था, मैंने पढ़ा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था वो। तो वो क्वेश्चन ये था कि जो इंडस वैली में, हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट मिली है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्या है। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इंडस वैली की मैंने 2 किताबें अलग से भी पढ़ी थी, जो अच्छे राइटरों ने लिखी थी, लाइब्रेरी से ला करके मैंने पढ़ी थी। तो मैं सोचता था मुझे इंडस वैली में बहुत आता है, लेकिन जिस वक्त आप क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हैं, उस वक्त वो फैक्ट आपके दिमाग में आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने चाहे कितना भी पढ़ लिया हो, कितना ज्ञान हो, अगर एग्जाम के समय में वो आपका रिकवर नहीं हो पा रहा है, आपको याद नहीं आ रहा है, तो वो सब बेकार है। तो मैं उसमें से, चारों में से ये डिसाइड, याद करना ये बहुत मुश्किल होता है फैक्ट को। तो उससे फिर मैंने अपना फिर से विश्लेषण किया कि आखिर मेरे पढ़ने में क्या कमी है। इतना पढ़ा तब भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, और ये हिस्ट्री का ऑप्शनल का पेपर नहीं है, तो जीएस का पेपर है, जीएस में भी इतना कठिन क्वेश्चन आया है। फिर मैंने अपनी रणनीति थोड़ा चेंज की। मैंने फिर ये सोचा कि जो बुक्स है, उस बुक्स के हर पेज पे जो भी फैक्ट या विचार आ रहे हैं, वो मुझे याद होने चाहिए। अगर वो याद नहीं हो पा रहे तो मेरा पढ़ना बेकार है। तो मैंने फिर ये अपनी रणनीति चेंज की। जो फैक्ट्स होते थे, तो मैं नोट्स नहीं बना पाता था, ये कमी थी मेरी, नोट्स मैंने बहुत कम बनाए। तो मैं उसी पे ही पेन से, पेंसिल से, हाइलाइटर से निशान लगा लिया। फिर उस पेज को पढ़ने के बाद मैं देखा कि ये चीज़ें ठीक है, फिर उसके बाद अगला पेज, फिर वो चैप्टर पढ़ लिया। तो फिर मैंने किताब बंद करके देखा कि ये फैक्ट हैं, ये विचार हैं, ये मेरे दिमाग में आ गए हैं, नहीं आ गए। फिर उसका रिवीजन करना, दूसरे दिन रिवीजन करना, फिर 1 हफ्ते बाद रिवीजन पे मैंने काफी जोर दिया। आप भी रिवीजन पे जोर दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि जो आज पढ़ा है उसको कल जरूर रिवीजन करना है, क्योंकि 24 घंटे जो फर्स्ट रिवीजन होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है। अगर हो सकता है तो आज ही रिवीजन कर लीजिए। आज नहीं कर पाते हैं तो जो हम अगले दिन, जो हम दिन होता है, यानी कि एक नींद लेने के बाद, रात को सोने के बाद अगले दिन होता है, तो हमारे काफी दिमाग में चेंजिंग होती है, मेमोरी में चेंजिंग होती है। तो आप कोशिश करिए कि अगले दिन अवश्य उसको पढ़िए, रिवीजन करिए। समय कम हो तब भी देख लीजिए, क्योंकि देखने से भी चीजें क्लियर हो जाती हैं।
आपने मान ली 4-5 पेज पढ़े हैं, एक दिन उसको रिवीजन करना है, तो 4-5 पेज पढ़ने का टाइम ना हो तो स्पीड से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उसका बहुत वो पड़ता है प्रभाव दिमाग पे। आप इसको देखिएगा करके, उससे चीजें आपके दिमाग में जो है सेट होने लगती हैं। और ये चीजें हो गई। एक मैं और एग्जांपल बताऊं, एक आईएफएस थे, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस के व्यक्ति थे, जिनसे मेरा कहीं मिलना हुआ अचानक किसी फंक्शन में। तो उस वक्त मैं तैयारी के बारे में सोच रहा था, तैयारी कर रहा था। तो आईएफएस उसी को मिलती है जिसकी रैंक अच्छी आती है। निश्चित रूप से उनकी रैंक बहुत अच्छी आई होगी और काफ़ी पुराने समय के वो आईएफएस थे। मैं समझता हूँ उनकी सिविल सर्विस में 25-30 रैंक जरूर आई होगी। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, तो उन्होंने जो मुझे बताया वो भी मैंने गांठ मान दिया, मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत छोटी सी चीज़ बताई। मैंने उनसे पूछा कि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं कैसे सफल हूँ। उन्होंने कहा कि आप जो भी पढ़ें बस ध्यान से पढ़ें, यही सफलता का राज है। और मुझे उस वक्त बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने कुछ नहीं बोला, इतनी बस एक वाक्य कह दिया। लेकिन मैं उसको सोचता रहा कि इसका, इतने बड़े आदमी ने कुछ कहा है तो इसका कुछ मतलब होगा। उन्होंने कहा कि बस जो भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें। तो मैंने इस पे सोचा विचारा, फिर मैंने अपनी थोड़ी सी पढ़ने की टेक्निक पे ध्यान दिया कि मेरी पढ़ने की टेक्निक क्या है, क्या वास्तव में ध्यान से पढ़ रहा हूँ। तो उसकी पढ़ने की क्वालिटी को मैंने इम्प्रूव किया धीरे 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 धीरे। और मैं समझता हूँ उस एक वाक्य ने भी मेरी सफलता में काफ़ी योगदान दिया। क्योंकि अगर आप पढ़ने की क्वालिटी चेंज कर लेते हैं, देखिए जैसे आप लोग भी जानते हैं कि हर एक की पढ़ने की क्वालिटी में अंतर होता है। वो डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर, कितनी उसकी एकाग्रता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है, उनकी एकाग्रता बहुत ज़बरदस्त थी। वो जिसको एक बार पढ़ लेते थे, जिस पुस्तक को, वो आजीवन उसको याद रखते थे। तो ये हमारी अपनी रुचि भी होती है और अपने एकाग्र करने की टेक्निक होती है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार चुपचाप बैठ सकता है, ऐसे आप उससे कहिए भाई चुपचाप बैठिए, ऐसे बिल्कुल बैठ जाएंगे, आधे घंटे तक बैठे रहेंगे, 1 घंटे तक बैठ रहे हैं, उससे ज़्यादा बैठ। कुछ लोग हो सकता है कि 5 मिनट बाद ही बेचैन हो जाएंगे, यार कुछ काम नहीं है, दिमाग में विचार आ रहे हैं ऐसे। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने का, एकाग्र होने के बारे में आपको जरूर काम करना चाहिए। ये खुद पे काम करना है। एक्चुअल में जब हम ये डिसाइड करते हैं किसी भी लक्ष्य को जीवन में, मान लिया हमको सिविल सर्विस में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, अन्य किसी भी फील्ड में, जीवन के किसी फील्ड में आपको सफल होना है, तो हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद फिर उसके जैसा होने के लिए अपने अंदर जो चेंज लाने हैं उस पर हमको खुद ही काम करना है। तो जैसे आपको सिविल सर्विस में जाना है, तो उससे एक सिविल सर्विस में सफल होने के लिए क्या चीज आपको चाहिए, वो आप सोचो, लिखो और फिर अपना विश्लेषण करो कि वो चीज मेरे अंदर नहीं है तो वो चीज कैसे आए। जैसे कि पढ़ने की क्वालिटी हो सकती है, लिखने की क्वालिटी हो सकती है। मेरी लिखने की जो है क्वालिटी खराब थी, मैं बताऊं आपसे। तो मैंने जब सोचा तो मैंने जो है रोज एक पेज लिखना शुरू किया। बुक्स लेता था और एक कॉपी लेता था, उस कॉपी पे मैं एक पेज डेली लिखता था। तो उसको बहुत धीरे धीरे, जैसा बुक में सुंदर राइटिंग में लिखा रहता है वैसा ही उतारने की कोशिश करता था। और मैंने केवल 30 दिन किया है। प्रतिदिन एक पेज करता था, तो एक पेज लिखने में जितना 10-12 मिनट लगता था उतना लगता था। तो मेरी 30 दिन में मेरी राइटिंग चेंज हो गई। मैं उससे ज़्यादा नहीं कर पाया, उससे ज़्यादा अगर करता तो और राइटिंग अच्छी हो जाती। तो आपको खुद पे अपने ऊपर काम करना होगा उस लेवल तक लाने के लिए। वो आप सोच सकते हैं, जैसे पढ़ने की क्वालिटी मैंने बताई, पढ़ने की क्वालिटी सब कुछ है, ये बात तो सही है। अगर आपकी पढ़ने की क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो फिर लिखने की भी अपना आप हो जाएगी, आपकी बोलने की भी हो जाएगी, और फिर आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। मुझे भी ऐसा लगता है कि पढ़ने की क्वालिटी ही की है।
जितनी आपकी पढ़ने की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, सपोज करो कि स्वामी विवेकानंद जी जैसी अगर क्वालिटी आपके अंदर आ जाए तो क्या बात है, फिर तो सब कुछ याद हो जाएगा। जो पढ़ेंगे सब कुछ दिमाग के अंदर है, निकालना है। तो ऐसा की है, इसी तरह से लिखने की क्वालिटी चेंज करें, क्वेश्चंस के आंसर लिखने की क्वालिटी पर थोड़ा काम करें। सोचें कि जैसे और बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि ये कंपटीशन है, ये एग्जाम नहीं है। एग्जाम में तो आपको पास होना होता है, जैसे ग्रेजुएशन है, हाई स्कूल, इंटर है, उसमें एक पासिंग मार्क्स है। इसमें कंपटीशन में क्या है कि जो ऊपर वाले जो जितनी सीटें हैं, जैसे मान लिया 800 सीटें हैं, हमारे टाइम में सीटें बहुत कम निकलती थी, 350 400 सीटें निकलती थी। अब शायद 800 900 1000 तक सीटें निकल जाती हैं। तो आपको मान लिया 1000 सीटें, तो 1000 बच्चों में आपको नाम आना है। उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हैं किस कैटेगरी में आप आते हैं। तो जिस कैटेगरी में है तो उस हिसाब से आपको अपना माइंड सेट करना है कि मुझे बिल्कुल ऊपर जाना है। मैं ये सोचता था कि मुझे बिल्कुल ऊपर जाना है अगर सफल होना है। तो उसके हिसाब से अगर सबसे ऊपर आना है, सबसे आगे रहना है, तो बाकी जो बच्चे हैं उनसे आपको बेहतर आना पड़ेगा। पास तो होना नहीं, ये एग्जाम उसका पासिंग का तो है नहीं। अगर मान लिया सबसे आगे आने वाले के 40% मार्क्स आ रहे हैं, तो 40% वाला ही जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी से बेहतर होना है, बाकी से आगे आना है बस। तो ये भी एक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रही। मतलब और उसे बेहतर कैसे करूं, और उसे बेहतर कैसे पढूं, और उसे बेहतर कैसे लिखूं, और उससे कुछ ज़्यादा बेहतर पढूं। और मान लिया इतने घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं और ज़्यादा अच्छे घंटे पढूं, और ज़्यादा माइंड सेट से पढूं। तो और उससे बेहतर, और उससे बेहतर। जैसे मैं आंसर लिखता था तो ये सोचता था कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस आंसर को तो काफ़ी लोग को पता होगा, काफ़ी लोग ऐसा आंसर लिखेंगे, अब मैं इससे अलग कैसे लिखूं, मेरा थोड़ा सा और उससे बेहतर हो जाए आंसर, राइटिंग आंसर। तो इसमें कुछ कोई फैक्ट आ जाए, कोई विचार आ जाए ऐसा जो और ना लिखें लेकिन मैं लिख दूं, तो हो सकता है एग्जामिनर उसको पढ़ के मुझे एक नंबर जो है वो दे दे, एक्स्ट्रा दे दे। तो वो एक नंबर ही आपको आगे ले जाएगा। तो ये आप माइंड सेट कर सकते हैं अपना, कि आपको हमेशा जब तक इस तैयारी के पीरियड्स में आप हैं, तो हमेशा ये सोचें कि मैं औरों से बेहतर कैसे हूँ, मेरा माइंड सेट कैसे अच्छा हो, मेरी हार्ड वर्किंग औरों से बेहतर कैसे हो। ठीक है। एक तीसरी बात और जो मेरे अंदर माइंड सेट में हमेशा रहती थी, वो थी टाइम की वैल्यू। तो मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये आ गया था कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम था भी नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल से तैयारी की थी, तो मेरे पास समय नहीं होता था। तो ये दिमाग में मेरे आ गया कि मेरे टाइम की वैल्यू है। अगर मुझे 1 मिनट का टाइम मिलता था तो उसमें मैं किताब खोल लेता था। मुझे याद है कि मैं जैसे शाम को खाना खाता था घर पे, तो आमतौर पे लोग खाना खाने के बाद थोड़ा वॉकिंग करते हैं। मैंने खाना खाया, बस थोड़ा सा बाहर तक गया, फिर वापस आया और तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। मैं सोचता था कि मैं 10 मिनट वॉकिंग करूंगा, इससे अच्छा मैं 10 मिनट पढ़ लूं। तो टाइम हमारा कीमती है, ये मेरे दिमाग में रहता था हमेशा। तो उससे ये था कि ज्यादा बिजी लाइफ में से मैं वो समय निकाल पाया अपने लिए। तो ये भी एक तरह की आपकी प्रिपरेशन है, आपको इसको सेट करना पड़ेगा, अपने टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट आपके दिमाग से मैनेज होना चाहिए। आपके दिमाग में हो सकता है घड़ी हो, जैसे एक मोरक्को के एक मैराथन रनर थे, सईद ओवेदा। तो मुझे स्पोर्ट्स में रुचि थी, तो मुझे उनके बारे में पता था जिस वक्त मैं तैयारी कर रहा था। तो उनके बारे में ये कहा जाता था उस वक्त, उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कि उनके दिमाग में घड़ी सेट है, घड़ी उनके दिमाग में रखी हुई है। तो चाहे
जब रेस स्टार्ट होती थी वो चाहे सबसे पीछे रह जाए, लेकिन किस वक्त उनको कितनी स्पीड रखनी है, क्या करना है, वो इतना बढ़िया सेट होता था कि वो हमेशा फर्स्ट ही आते थे, किसी देश में कोई कंपटीशन हो। तो मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब इस चीज को हम अपने जीवन में भी अगर उतारें, घड़ी को कभी भूल ना जाए, टाइम को ना भूल जाए, हम चाहे किसी भी काम में बिजी हो। एग्जाम हॉल में टाइम की बहुत वैल्यू है। पहले जीएस के 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते थे, अब कितने आते हैं? कम हो गए। पहले काफी ज्यादा होते थे तो उसमें टाइम कम मिलता था, लेकिन आपको माइंड को ऐसे ही सेट करना है, प्रैक्टिस करनी है उसी हिसाब से। मैं एक अपना एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूँ कि जो मुख्य परीक्षा थी सिविल सर्विस की, वो लोग जो यूपीएससी की बिल्डिंग है दिल्ली में, इंडिया गेट के पास, उसमें होती थी। तो मुझे अपने गांव से ही वहां पे जाना पड़ता था मुख्य परीक्षा देने। तो मैं सुबह सुबह निकलता था अपने गांव से, 5 किलोमीटर साइकिल से चल के पिलखवा आता था। वहां से मैं ट्रेन से बैठ के दिल्ली पहुंचता था, वहां से ऑटो या कुछ पकड़ के यूपीएससी तक पहुंचता था, फिर शाम को फिर वापस ऐसे ही जाता था। तो उसमें बहुत समय लगता था। तो एक हिस्ट्री का पेपर था मेरा ऑप्शनल का, मुख्य परीक्षा का, शायद 97 की बात है। तो किसी वजह से मैं लेट पहुंचा। मुझे ध्यान रखना चाहिए था, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए कि मैं सुबह 5 बजे उठ करके निकल रहा हूँ गांव से। तो वहाँ परीक्षा शुरू होने के बाद आधे घंटे तक अनुमति होती थी एग्जाम में हॉल में आने की, और मैं शायद आधे घंटे जब बिल्कुल होने वाला था खत्म, तभी बिल्कुल लास्ट टाइम पे मैं पहुंचा। खैर उन्होंने एंट्री दे दी, लेकिन मेरा आधा घंटा तो निकल चुका था। 3 घंटे का पेपर होता है मुख्य परीक्षा का, और 2.5 घंटा मुझे मिला, मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया। अब मैंने अपने दिमाग को ऐसे ही सेट किया कि मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन आते थे उस वक्त, और पहले माइंड सेट ये होता था कि 35 मिनट, 35 मिनट देने हैं एक क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए। अब मेरे पास 2.5 घंटा था, तो मैंने 2.5 घंटे में 30 मिनट कर दिए। तो मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं 2.5 घंटे में, तो मैंने उसी तरह से उनका टाइम कम कर दिया, उसी तरह से माइंड सेट करा, उसी तरह से सोचा कि इसको ऐसे, इसमें से ये चीज़ें निकालनी है, कम करनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी। तो मैंने वो किया, पेपर 2.5 घंटे में मेरा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, उसमें मुझे कहीं ऐसे आवश्यकता नहीं पड़ी, उसमें मेरे नंबर भी ठीक आए। तो मैं जस्ट आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, मतलब मेरी गलती थी, मुझे अपने गांव से आकर के नहीं देने चाहिए थे, लेकिन मैंने दिए इस तरह से। काफ़ी एग्जाम मैं 95 और 97 दो मुख्य परीक्षाएं मैंने आईएएस की गांव से दी। फिर 98 में मैंने फिर वहीं पर रह कर दिया। तो कभी आपकी अगर ऐसी स्थिति आए तो कभी भी होपलेस ना हो, घबराए ना, आराम से उसको सोचे। क्योंकि मुझे आज भी याद है, सब ऐसे हो गए थे जब मैं हॉल में घुसा, तो एग्जाम रूम मुझे ऐसे देख रहे हैं। मुझे अपने ऊपर कुछ वो नहीं था, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा। तो कभी भी ऐसी स्थिति आए तो कभी घबराए ना, होपलेस ना हो, जो बचा हुआ है उसी में से ठीक करने की कोशिश करें। कभी हम समझते हैं कि अरे हमारा इतना नुकसान हो गया है, लेकिन पता लगता है कि नुकसान नहीं हुआ है आपका। आप उसको अगर थोड़ा मैनेज कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा वैसे। और ये चीजें मैंने कुछ आपको पॉजिटिव चीजें बताई, अब मैं एक दो नेगेटिव चीजें आपको बताता हूँ। मेरे हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल थे, और जीएस था। जीएस में मेरी खुद की रुचि थी, मैं पढ़ता था। जीएस में मेरे नंबर हमेशा ठीक आते थे, सेल्फ स्टडी से। हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर था, हिस्ट्री में भी बहुत रुचि थी, मैं बहुत पढ़ता था। मेरे पास आज भी बहुत किताबें हैं, मैं आज भी किताबें खरीदता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। और हिंदी लिटरेचर में मेरा खुद का रुचि थी, मैं क्योंकि लिखता था, कविताएं लिखता था, आज भी लिखता हूँ मैं कविताएं, मेरी प्रकाशित होती रहती हैं कविताएं, तो उसमें मुझे बहुत मजा आता था।
तो हिंदी लिटरेचर में मेरे हमेशा मार्क्स बहुत अच्छे आए, मेरे डिस्टिंक्शन आती थी हमेशा। जीएस में 87 में मैंने हाई स्कूल किया था, तो मेरे सोशल स्टडीज, जो सामाजिक विज्ञान एक सब्जेक्ट होता है जिसमें सोशल स्टडी के सब्जेक्ट होते हैं, उसमें मेरी डिस्टिंक्शन आई थी। उस वक्त 100 में 78 मार्क्स थे। उस वक्त फर्स्ट डिवीजन ही बहुत मुश्किल से आती थी, डिस्टिंक्शन तो बहुत ही रेयर आती थी। और उसमें से ही 50 में से 49 नंबर आए थे फर्स्ट पेपर में, और सेकंड में कुछ उससे कम थे। तो उस वक्त 50 में से 49 नंबर आने बहुत मुश्किल होते थे, लेकिन मेरी रुचि थी। मैं जस्ट आपसे रुचि को शेयर कर रहा हूँ कि मेरी रुचि थी, कॉन्फिडेंस था, इन तीनों चीज़ों में था। जीएस में इसलिए रुचि था कि मैं पढ़ता था, हिस्ट्री में था, हिंदी लिटरेचर में था। हिंदी लिटरेचर में मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे मेरे हमेशा। ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छे आए सब जगह, तो अबव 70 से ऊपर आते थे। अब रहा हिस्ट्री, जीएस में भी मार्क्स अच्छे आते थे और हिंदी लिटरेचर में। हिस्ट्री में मार्क्स मेरे नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन या इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ पा रहा था। तो मुझे हर बार लगता था कि मुझे इसको चेंज करना चाहिए, या चेंज का विचार तो कम आता था। ये था कि इसमें देखूं कि इसमें मैं कहाँ से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो जो मैं आपसे दो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, एक तो मुझे मेरा जो ग्रेजुएशन में तीसरा सब्जेक्ट फिलॉसफी था, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं, तो ग्रेजुएशन में कॉलेज में केवल मेरा ही आता था क्वेश्चन पेपर, एकमात्र मैं स्टूडेंट था एग्जाम देने वाला। लेकिन उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, हमेशा 70+। हिंदी लिटरेचर के बराबर या उससे अच्छे मार्क्स आते थे। तो फिलॉसफी मुझे पढ़ने का शौक था, उसमें मेरी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी थी। तो हिस्ट्री में मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे, तो एक गलती मेरी ये रही कि अगर मैं उस वक्त हिस्ट्री को चेंज करके फिलॉसफी ले लेता तो संभवतः ये बहुत अच्छा रहता। लेकिन ये विचार दिमाग में तब ज़्यादा आया जब सब कुछ हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई, इसमें सिलेक्शन हो गया। तब तक बहुत टाइम, मतलब हमारा समय पूरा हो चुका था तैयारी का। एक गलती ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको देख लेना चाहिए कि अगर आप उस सब्जेक्ट के लिए नहीं बने हैं, नॉलेज अलग चीज है, मार्क्स आना अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। तो आपको तो मार्क्स लेना है ना, जितने, और दूसरों से बेहतर मार्क्स लेना है। कई बार क्या होता है, हमारा माइंडसेट ऐसा अच्छा होता है कि उस सब्जेक्ट में हम बड़ा कंफर्ट महसूस करते हैं, उसमें और मेहनत करके हम और अच्छा कर पाते हैं, तो फिर और बच्चों से कुछ अच्छा उसमें करने के हमारे चांस रहते हैं। तो ये हो सकता था। तो ये तो एक वैसी कमी थी जो मेरे दिमाग में नहीं आई या किसी ने मुझे नहीं बताया, ये था। दूसरी थी हिंदी लिटरेचर, जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये भी उतना नुकसानदायक है। जो आप तैयारी नहीं करते हैं, तैयारी में कमी रह जाती है, उतनी ही इम्पोर्टेंट कमी ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे तो बहुत आता है और मैं किसी की नहीं सुनता, ये उससे भी खतरनाक है। भाई आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो ये तो आप हो सकता है चेंज हो जाए, आपके दिमाग में कुछ आ जाए, कुछ ठोकर लग जाए तो आप चेंज हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए खतरनाक कि आप किसी की सुनेंगे ही नहीं, आप अपने आप को आनेंगे। तो मेरे साथ ये हुआ कि हिंदी लिटरेचर में मुझे ओवर कॉन्फिडेंस रहा। हिंदी लिटरेचर में हमेशा मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए और हमेशा टॉप लेवल के मार्क्स आए मेरे। तो ये शेयर करना शायद जब अब तक जितनी मैंने बातें बताई उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये सब चीज़ें तो वो बताई कि जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ या मेरा माइंड सेटअप हुआ, मैंने तैयारी की। और जो सबसे बड़ी कमी रही, जैसे हिंदी लिटरेचर में मेरी बहुत इंटरेस्ट था, मैं लिटरेचर की किताबें पढ़ता था, कहानी, उपन्यास, कविताएं, ये और लेखकों की जीवनियाँ, ये पढ़ने का इतना शौक था। और हमें कहीं ना कहीं से किताबें मिल जाती थी तो मैं बहुत पढ़ता था, और अपने पास नहीं होती थी तो लाइब्रेरी से जा के पढ़ते थे। लाइब्रेरी के मेंबर बनते थे कहीं से इधर उधर से करके, तब भी पढ़ते रहते थे। तो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सब में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स।
फिर जब सिविल सर्विस की तैयारी की पीसीएस की, तो पीसीएस में सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे जीएस से भी ज़्यादा हिंदी लिटरेचर में आते थे। चाहे पीसीएस कहीं का भी हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो, सिविल सर्विस का हो। तो सिविल सर्विस में मैं बताऊं, उस वक्त 300 मार्क्स के 2 पेपर होते थे, एक ऑप्शनल के। 300 का एक पेपर होता था। तो हिंदी लिटरेचर के 2 पेपर होते थे, फर्स्ट और सेकंड। ऐसे हिस्ट्री के होते थे फर्स्ट और सेकंड। तो उसमें से 50% मार्क्स लाना ठीक माना जाता था। तो 300 में से 150 मार्क्स आ गए आपके, ठीक है। मेरे 178 आते थे या 160 आते थे। इस मतलब मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स हिंदी लिटरेचर में होते थे। फर्स्ट नंबर हिंदी लिटरेचर, सेकंड जीएस, और एससी में भी अच्छे मार्क्स आते थे, और सबसे कम मेरे हिस्ट्री में रहते थे। तो हिंदी में कभी कम नहीं आए। तो अब मैं बताता हूँ लास्ट चांस मेरा 98 में, जो मैंने मुख्य परीक्षा दी थी सिविल सर्विस की। 97 में मेरे हिंदी लिटरेचर में 600 में से 320 या 325 मार्क्स थे, जो अच्छे माने जाते थे, 50 प्लस अच्छे मार्क्स। तो मैंने जब 98 वाला दिया तो बाकी हिस्ट्री पे, जीएस पे ध्यान दिया, हिंदी पे मैंने ध्यान नहीं दिया, जबकि ध्यान देना चाहिए था। उसमें मेरे मार्क्स जो है इतने कम रह गए, मैं समझ नहीं पाया, इतने कम। पेपर भी अच्छे हुए, और मेरा जो इंटरव्यू कॉल था मुश्किल से 4-5 नंबर से मेरा रुका था। मेरे 954 या 960 मार्क्स थे मेंस में, और 965 पे कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए। उस वक्त क्योंकि वैकेंसी कम होती थी, 350-400 वैकेंसी निकलती थी। अब लगभग 800-900 में, तो अब मेरिट काफ़ी नीचे आ गई है। जनरल की मेरिट भी अब 900 से भी नीचे है। तो उस, हाँ, अब तो मैं देख रहा था कि जो प्रॉपर आईएएस मिल रहा है उनके भी इतने मार्क्स आ रहे हैं, 960 970 आईएएस मिल जाता है। तो उस वक्त ये था। तो मैं ये बता रहा हूँ, जो आपको थोड़ा सा जरूर सीखना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको बहुत दिक्कत कर सकता है। हेलो हेलो। तो एक बार सोलंकी जी से बात कर लीजिए, आर के साहब से, तहसील में। मैं अभी आधे घंटे बाद बात करता हूँ जरा। तो मेरे सिर्फ हाई स्कूल से लेके और अब तक के जितने एग्जाम मैंने हिंदी लिटरेचर के दिए हैं, तो उसी साल मेरे नंबर कम रहे 98 में, और उसमें नंबर मेरे आए थे शायद 275। 600 में से 275 नंबर, जहाँ एक एक नंबर की वैल्यू होती है। 275 या 272 नंबर थे, 50% भी नहीं थे। 600 में से 300 आते तो 50% होते। 275 या 74 नंबर रहेगी तो 50। तो मैं सोचता हूँ अगर मेरे ये 25 नंबर भी आ जाते, और क्यों इतने नंबर कम रहे, आज तक कभी नंबर नहीं रहे, तो संभवतः फिर, क्योंकि हम तो अपनी ही कमी बताएंगे, एग्जामिनर की तो कमी नहीं कहेंगे हम। हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस रहा हो, मैंने हल्के से लिखा हो। एग्जामिनर भी हो सकता है कि दुर्भाग्य से कोई हार्ड आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं तो अपनी ही कमी बताऊंगा कि ये बात तो थी मैंने उसको समय कम दिया, हिंदी लिटरेचर को समय कम दिया। ये था कि इसको तो मैं कर ही लूंगा। यही मेरा और कॉन्फिडेंस एट लास्ट मुझको बहुत नुकसान दे गया। तो मेरे अगर 25 नंबर भी आ जाते तो मेरा सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो जाता, या उसके मैं नज़दीक पहुंच जाता इंटरव्यू के लिए, तो कॉल आ ही जाता। तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत लोगों को मारता है, और ये मैंने बहुत देखे हैं ऐसे लड़के, ऐसे कैंडिडेट कि जिनको कोई चीज़ अच्छी होती है, कहीं पे उनको अच्छी सफलता मिल जाती है। कई बार जो पहली बार आप एग्जाम में बैठते हैं, तो अगर आप सफल हो जाते हैं तो ये भी ओवर कॉन्फिडेंस होता है। यानी कि आप थोड़ा सा अपना विश्लेषण, अपनी कमियां दूर करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। फिर सोचते हैं मुझे तो सब आता है, मैंने बैठा, मैं निकल गया। और कई बार पहली फर्स्ट असफलता मिलती है,
तो उससे फिर आप अपना विश्लेषण करते हैं। जैसे जो पिछले साल की जो टॉपर थी शक्ति दुबे, उसका शायद प्री भी नहीं निकला था पहली बार जी, पहली या दूसरी बार में शायद उसका प्री निकला था, ऐसा मैंने निकला था, मतलब 4 बार सफलता का रास्ता देखा था उन्होंने। हाँ नहीं, लेकिन प्री भी नहीं निकल रहा। देखिए, जिसका प्री भी नहीं निकल रहा है, एक दिन वो जाके टॉप कर रही है, तो कितनी उसने प्रोग्रेस करी होगी। तो ये भी अच्छा रहता है। तो ये और ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर मारता है, ये बहुत नुकसान है। आप एक बार तैयारी ना करो, कुछ कमी छोड़ दो, तो उसको आप पूरा कर सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंस वाला आदमी, जैसे कहते हैं ना कि जो डूबता है वो तैरने वाला ही डूबता है, ऐसी एक कहावत है। तो तैरने वाले को ये होता है मैं तो पार कर लूंगा, और ये नदी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसे पता नहीं होता है कि इसमें ऐसी ऐसी चीजें आएंगी या आप फंस जाओगे। तो ये चीजें हैं। तो ये चीजें मैंने जस्ट अपने लाइफ से कुछ चीजें थी जो आपको शेयर करी। तो 2-3 चीजें मैं और बता के अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, अपने जो फोकस को, लाइफ का फोकस है, इसका फोकस है। और अपने मैं इस पे लिख दूं क्या कुछ चीजें, मार्कर है क्या? दूसरे, अपने ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। भाई कोई भी आता है तो वो उस लेवल का हो ही, जैसे ओलंपिक में मान लिया कोई गोल्ड मेडल ले रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले इतना योग्य था। उसने धीरे धीरे सालों तक तैयारी की होगी, तब उस लेवल तक पहुंचा होगा। सेम ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। तो ये आप खुद पे जो है काम कर सकते हैं, जहां जहां आपको लगता है। तो पहली चीज तो जो मुझे लगता है, आपका ध्यान है, कंसंट्रेशन। मैं तो इसको ध्यान के हिसाब से ही कहता हूं। आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने पे काम करिए जरूर। ये चाहे ध्यान किसी भी तरह से है, आपके पढ़ने में है, लिखने में है, सोचने में है, बात करने में, काम करने में। उसको फोकस भी कहते हैं कि आप कितना फोकस होके काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल परवाह मत करिए जब आप पढ़ रहे हो, कुछ काम हो रहा हो तो आपको उसका पता ना चल रहा हो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि बराबर में क्या हो रहा है, किसी ने कोई आके निकल गया, घर में किसी ने कुछ कहा है, वो सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, तो सबको मना कर दीजिए कि हम पढ़ रहे हैं। और कोई घर वाले ना सुने तो कोई बात नहीं, घर वालों को तो सुनने की आदत होती नहीं है, उनका लेवल वही होता है, वो तो हमको वही समझते हैं। लेकिन आपको अपने हिसाब से चलना है। तो इस पे कंसंट्रेशन या फोकस करने पे आपको काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये सफलता की एक बहुत बड़ा एक बिंदु है। दूसरा है, आपको अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करना है, जैसे मैंने बताया कि आपको सपोज करो मैं आईएएस या पीसीएस बनने के लिए क्या चाहिए, तो आप सोच लीजिए उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। नहीं है तो आप मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, और अब तो आज के टाइम मोबाइल में सब चीज उपलब्ध है, वहां से आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। तो जैसे मैंने काफी आईएएस के साथ काम किया, चाहे डीएम है, कमिश्नर है, तो 2-3 चीजें मैंने उनके अंदर देखी कॉमन्स। एक तो उनका डिसीजन जो है क्लियर होता है, फास्ट होता है, कंफ्यूजन नहीं होता उन्हें आप कंफ्यूजन करने की कोशिश करिए, कंफ्यूजन नहीं कर पाएंगे। और अपने लक्ष्य पे वो एकदम उसी पे टू द पॉइंट बात करेंगे। ये बाकी में उनमें ये अंतर होता है। टारगेटेड होते हैं, जैसे मान लिया कोई उनको टारगेट हासिल करना है तो उस पे वो लगे रहेंगे। फिर वो कितनी भी चीजें बीच में आए उनको हटाने की कोशिश करें, उनको उनका ध्यान भंग करने की कोशिश करें, कोई कितना ही बहका ले उसी पे लगेंगे। वो हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, बस टारगेट अचीव हुआ, यस या नो, यस या नो। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ये जब तैयारी करते होंगे तब भी शायद इनके दिमाग में यही रहता होगा कि जो वो तैयारी कर रहे हैं, तो वो माइंडसेट उनका बन गया होगा उसी वक्त ही। जो लक्ष्य रखा है वो पूरा हुआ नहीं हुआ, बस हाँ नहीं।
दूसरा शब्द नहीं सुनते, यस या नो। तो ये अपने ऊपर जो काम करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मतलब मैं अपने अनुभव ही शेयर कर रहा हूँ, ये सबके अनुभव अपने अलग अलग हो सकते हैं। तो आप जैसे मैंने बताया कि मैं ट्रेन में खड़ा होके भी जो है पढ़ लेता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो आप अपना फोकस इसको बढ़ा सकते हैं, इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको जबरदस्त। यही की है, इसी 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 तक आने की आपको सारी प्रक्रियाएं हैं। अपने ऊपर काम करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी काम किया। जब मैंने सोचा कि मुझको तैयारी करनी है, मुझे आईएएस बनना है, तो मैं ये सोचता था कि हमेशा कि मेरा मुकाबला आईआईटी के जो लोग हैं उनसे है, क्योंकि आईआईटी के लड़के बहुत इसमें सेलेक्ट होते थे आईएएस में, आज भी हो रहे हैं, या प्रोफेशनल है, या मैं गांव से हूँ और शहरों में बहुत ऐसे लोग हैं जो साधन संपन्न हैं, जिनको सब पता है, मुझे तो कुछ नहीं पता है। तो मुझे उनका कंपैरिजन करते हुए अपने ऊपर काम करना है। तो जो जो कमियां हैं उन कमियों को आप ढूंढिए, आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब एक तरह से विश्लेषण करना पड़ेगा आपको, अपना सेल्फ विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। और ये आसान काम नहीं है, ये अपना विश्लेषण करना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। तो जो जो कमियां हैं उनको आप देखते जाओ और उसको स्वीकार करने में कुछ संकोच मत करो, और इनको फिर कमियों को जो है दूर करो, इनको दूर करना है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से जो दो तीन चीजें हैं, एक तो ईमानदारी बहुत जरूरी है, अपने ऑनेस्टी हो, आप ईमानदारी से स्वीकार कर सके मेरे अंदर ये है। हम लोग स्वीकार ही नहीं करते, जिंदगी बीत जाती है इस चक्कर में कि हमारे अंदर ये कमी है। और एक दूसरे जो है बेशरम भी बने, मतलब इसके लिए क्या शब्द प्रयोग करना चाहिए इसके लिए, शायद मैं अपने हिसाब से लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। मैं कहना कि हम स्वीकार करें, अपने मन में स्वीकार कर लें ये कमी है मेरे अंदर, ठीक है, अब मुझे इसको दूर करने में बहुत मेहनत करनी है। तो मुझे बेशरम, मैंने शायद इसे कहा, मुझे कोई दुनिया की परवाह नहीं है। दुनिया, घर वाले, मित्र, मेरे फ्रेंड जो मेरे पास में बैठे हैं वो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं या मुझे कम समझ रहे हैं, क्योंकि हम अपनी कमी को स्वीकार नहीं करेंगे आसानी से, उसको दूर करना, तो वही हम कमी पूरी कर सकते हैं, थोड़े से बेशरम बन जाए। हमें नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती है, मैथ नहीं आता है, तो उस पर एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना और किसी की परवाह नहीं करना। मेरे लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। मैंने कभी किसी की परवाह नहीं करी, घर में, रिश्तेदारों में, गांव में बहुत हंसी उड़ाते थे लोग, तो बहुतों को पता ही नहीं होता था। मेरे घर वालों को तो बहुत बाद में पता चला जब मैं मेंस परीक्षा देने में गया कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। तो लेकिन जिनको पता लगता था तो हंसी उड़ाते थे, मुझे पागल कहते थे, कितना पढ़ता है। तो जैसे मैं, उस वक्त लाइट नहीं होती थी तो मैं लैंप में जो है पढ़ता था। तो एक केरोसिन ऑयल का लैंप होता था, तो उसमें पढ़ते थे, तो उसमें पूरी रात पढ़ते रहते थे, तो उसका तेल जो है खत्म हो जाता था। तो एक बोतल में हम वो केरोसिन ऑयल का तेल बोतल में भर के रखते थे अपने पास, अपने रूम में। उसका तेल खत्म हो गया तो बोतल में से उसमें करते थे, फिर पढ़ते थे। तो कई बार ये होता था कि हम शाम को पढ़ने बैठे हैं 8 बजे और सुबह हो गई 5 बज गए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ प्रेशर था, लेकिन उसमें मजा आता था, आनंद आता था, और कोई परवाह नहीं होती थी कि लोग देख रहे हैं, लोग मुझे देख के जा रहे हैं कि ये क्या हो गया, पागल हो गया है क्या हो गया। तो मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो ये गुण मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं इसकी वो करता परवाह तो क्या होता, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा उनकी परवाह करता तो मेरा जो कंसंट्रेशन है, ध्यान, वो थोड़ा सा भंग होता, मेरा समय वेस्ट होता, ऐसा भी हो सकता था। तो अपने ऊपर आपको काम करना है, जो जो कमियां हैं उनको लिखते जाइए और इसको ईमानदारी से पूरा बेशरम बनकर उस पर काम करिए, मेहनत से काम करिए, ईमानदारी से करिए। तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आप ना कर पाए। मैं एक और कमी आपको बताना भूल गया
जब सिविल सर्विस का 95 में मैंने एग्जाम दिया, मुख्य परीक्षा दी, तो मुख्य परीक्षा में हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा का कंपलसरी जो है एग्जाम होता था, आज भी होता है, भारतीय भाषा और इंग्लिश का कंपलसरी है। और उसमें इंग्लिश के पेपर बहुत टफ नहीं होता, वो हाई स्कूल इंटर लेवल का होता है। मैं उसमें फेल हो गया। तो मैंने उसको उतना सीरियसली लिया नहीं, हिंदी तो मेरी अच्छी थी और मैं गांव से था, तो कहीं इंग्लिश में कुछ कमी मेरी रह गई, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। तो मेरी 95 में, यानी कि पहली बार जब मैंने आईएएस दिया, तो मेरी कॉपियां चेक नहीं हुई। तो ये एक ऐसी कमी रही कि मैं ढूंढ नहीं पाया या इसको ध्यान नहीं दिया। एक्चुअल में हम अपनी कमियां ढूंढ भी नहीं पाते हैं आसानी से। हो सकता है हम किसी कोई सीनियर से मदद ले लें, किसी और से मदद ले लें, या हमेशा सीखने की प्रवृत्ति से भी हम सीख लेते हैं। जैसे अपने आसपास है ना, किसी की किसी बात से हमको अपने अंदर कमी का एहसास हो जाता है। कोई आपको बताए, ऐसा तो अब आज के टाइम में संभव नहीं है। जैसे आदि शंकराचार्य जी का एक एग्जाम्पल है कि वो बहुत विद्वान थे और 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का प्रयत्न किया था, और 8 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने लक्ष्मी उपास्य का एक संस्कृत में पूरा एक लघु ग्रंथ लिखा था। वो एक नाम से है, लक्ष्मी उपास्य के नाम से है। तो इतने विद्वान थे 8 वर्ष की अवस्था में, और शायद 9 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी माँ को तैयार कर लिया था संन्यास के लिए, संन्यास ले लिया था 9 वर्ष में, और सब कुछ उनको कंठस्थ था, चारों वेद ज्ञान। इतना विद्वान व्यक्ति एक जगह आके फेल हो गया। जब वो केरल से उत्तरी भारत में आए, बनारस में आए, काशी में, तो काशी क्योंकि विद्वानों का नगर था, तो वहां सुबह सुबह निकलते हुए एक चंडाल व्यक्ति था जो झाड़ू लगाता था, तो वो उनके सामने पड़ गया। तो उस वक्त छुआछूत बहुत था, तो शंकराचार्य जी को लगा कि ये मेरे सामने क्यों आया। उसको उन्होंने डांट दिया कि तुम मेरे सामने क्यों आ गए, तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, तुम मेरे सामने आके तुमने मुझे वो कर दिया, पवित्र कर दिया। चंडाल ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, शायद वो उनको पहचानता था चंडाल की, शंकराचार्य हैं, कि आप और मैं दोनों का ही निर्माण ईश्वर ने किया है, और आप खुद कहते हो कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, तो फिर मैं भी मिथ्या हूं और आप भी मिथ्या हैं, सब एक ही है। और शंकराचार्य जी को एकदम धक्का सा लगा कि ये इसने क्या कहा, कि जो मैं सोच रहा था कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मुझे सब कुछ आता है, इसने वास्तव में बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो शंकराचार्य जी ने उसको मन ही मन अपना गुरु माना, और उसका एक एग्जाम्पल हुआ एक तरह से कि उन्होंने उसको फिर जो अपना दर्शन था उसको जिया। अपने अभी तक तो वो बुद्धि में था, फिर वो जीवन में आया। जीवन व्यवहार में उतारना बहुत कठिन होता है दर्शन को। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि हो सकता है किसी की छोटी छोटी बातें आपको चेंज कर जाए। तो ये सेल्फ एनालिसिस करना आसान नहीं होता है। तो आप अगर ये थोड़ा सा बेशरम बन के किसी से भी, कोई भी छोटा व्यक्ति भी, बच्चा भी कोई आपको बताता है आप में ये कमी है, तो उसको एक्सेप्ट करें, विचार करें, तो वहां से फिर उसको दूर करने पे आप मेहनत करें। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए। ये दोनों चीजें कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। जितना आप कर पाए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, 100% प्रयास करें। ना हो पाए तो जितना हो पाएगा उतना ही आपका लेवल ऊपर बढ़ेगा। ऐसे ध्यान के लिए है, इसको बढ़ाने के लिए क्या तरीका है? जैसे मैंने तो 2 चीजें बताई, भय और मजबूरी। आपके लिए हो सकता है ये चीजें ना हो, तो फिर आप इसको कैसे बढ़ाओगे? आप मेडिटेशन कर सकते हो, त्राटक क्रिया होती है एक, उसको यूट्यूब पे देख सकते हो, उससे भी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। बताते हैं कि त्राटक के बाद जो आप पढ़ते हैं तो वो सब आपके दिमाग में आ जाता है।
या आप अपने अपने स्तर से, क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है, सोच अलग है। कोई चीज किसी को बहुत ज्यादा प्रेरित कर सकती है, किसी को प्रेरित नहीं कर सकती। जैसे आजकल जो लालच बहुत काम करता है, जैसे हम कुछ बन जाएं, हमारे स्वप्न साकार हो जाएं, हम बड़ी कुर्सी पे बैठ जाएं, बड़े अधिकार हों, तो ये भी एक तरह का लालच है या स्वप्न है या सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण है, तो वो भी एक प्रेरणा का काम कर सकता है। और तीसरा जो चीज है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी वो है कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कहीं भी। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत हानिकारक है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादातर ऐसे लोग ज्यादा होता है जिनके सिलेक्शन के चांस होते हैं, वो इतने योग्य होते हैं कि उनके सिलेक्शन हो सकता है या उन्होंने इतनी तैयारी की होती है। अक्सर ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको बहुत नुकसान करेगा।